नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज से शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज शुरू की है जो कि रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो आज का टेस्ट नंबर 1 है। रोज आपको 23 प्रश्न देखने को मिलेंगे रोजाना, ठीक है। तो साथियों देखिएगा, शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज आज से शुरू कर दी है। मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग 6-7 टेस्ट हो चुके हैं। हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके भी 6 टेस्ट हो चुके हैं साथियों। तो इसी प्रकार से रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बिल्कुल निःशुल्क, वो भी एग्जाम तक। और साथ में गणित की क्लासे निःशुल्क संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है। तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज से एक नई शुरुआत मेरे द्वारा की जा रही है। तो इस वीडियो को पूरा देख करके आप अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बता करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखेंगे शिक्षण विधियों का पहला प्रश्न इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी में। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके इस पहले टेस्ट का पहला प्रश्न आता है। मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार बालक में भाषा विकास का क्रम किस रूप में होता है? पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दूसरा विकल्प है सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना। तीसरा है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। और चौथा है सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। ये पढ़ने में ये अड़े वाला आएगा, ठीक है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक से हुआ है ये। तो देखो, मोंटेसरी की बात की जाए तो मैडम मारिया मोंटेसरी क्या मानती है कि बच्चे को पठन से पहले लेखन का कार्य सिखाना चाहिए। क्या मानती है मैडम मारिया मोंटेसरी? कि बच्चे को पठन से पूर्व लेखन का कार्य सिखाना चाहिए। तो सबसे पहले तो सुनना बताया, फिर बोलना बताया, फिर लिखना बताया और फिर पढ़ना बताया। तो साथियों, सुनना यहाँ पर सभी में दे रखा है, ये देखिएगा, सुनने वाला विकल्प है, ये सभी में सुनना सुनना। फिर बोलना बोलना, तो इन दोनों को हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया साथियों, बोलने के बाद में क्या बताया इन्होंने? लिखना। क्या बताया? लिखना। और यहाँ पढ़ना है तो लिखना आएगा और फिर सबसे अंत में पढ़ना। तो मतलब विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 1 में, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार विकास क्रम है भाषा विकास का। देखो, ये चारों भाषाई कौशल भी कहलाते हैं। इनको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? भाषाई कौशल के नाम से भी इनको हम जानते हैं साथियों। नॉर्मली पूछे तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सही होता है, लेकिन मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछे तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना होता है। इन्होंने लेखन कार्य पठन से पूर्व बताया है। तो विकल्प 3 आपके पहले क्वेश्चन में सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है साथियों आपके, कुक ने खेल विधि का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया? प्ले वे, प्ले गेम, गेम मेथड और प्ले मेथड। तो देखो, हेनरी कोल्डवेल कुक का नाम सुन रखा होगा आप सभी ने। हेनरी कोल्डवेल कुक ने एक विधि दी थी, खेल विधि। खेल विधि का जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक है। तो इन्होंने जो ये खेल विधि दी थी, किस पुस्तक में दी गई थी इनके द्वारा खेल विधि साथियों? खेल विधि इनकी एक पुस्तक थी, प्ले वे। प्ले वे एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने खेल विधि का निर्माण किया था। विकल्प 1 आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो आपके तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग वर्तनी संबंधी दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वा फोन और ग्रामोफोन। तो देखो, वर्तनी संबंधी दोषों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? मतलब बालक के उच्चारण में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो वर्तनी का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो साथियों इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? टेप रिकॉर्डर। क्योंकि टेप रिकॉर्डर में एक बार आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड करके उसका अच्छी तरह से वापस सुन करके कि कहाँ बालक गलती कर रहा है, किस शब्द में गलती कर रहा है, किस वर्ण में गलती कर रहा है उच्चारण करने में, तो इस प्रकार आप उसकी कमियों को देख करके उसमें सुधार आसानी से कर सकते हो। तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आप वर्तनी संबंधी दोषों को दूर आराम से कर सकते हो। तो दूसरा विकल्प आपका तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन, संपूर्ण पाठ योजना का दर्पण कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल्यांकन को, प्रस्तुतिकरण को और उद्देश्य कथन को। तो भाई, संपूर्ण पाठ योजना का दर्पण इनमें से किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 4 में आपका जो सही उत्तर निकल के आता है, एक बार आप इसका उत्तर बता दीजिएगा साथियों। इसका जो सही उत्तर निकल के आता है वो होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संपूर्ण पाठ योजना का दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना में ही हमें ये पता चल जाता है कि हम आगे
क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज के बारे में हम समझने वाले हैं, किस चीज के बारे में हम सीखने वाले हैं साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 पे आएंगे। अनुभव शंकु सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? जॉन डीवी के द्वारा, किलपेट्रिक के द्वारा, एडगर डेल के द्वारा और रूसो के द्वारा। तो अनुभव शंकु कौन ऑफ एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं साथियों, कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। तीसरा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। इन्होंने इस अनुभव शंकु में यह बताया है कि किस प्रकार बालक कितने प्रतिशत कैसे कैसे सीखता है, कि भाई सुनकर के कितना प्रतिशत सीखता है, सुनकर के देख करके कितना प्रतिशत सीखता है, सिर्फ देख करके कितना प्रतिशत सीखता है, क्रिया आधारित जो अनुभव होते हैं उनसे कितना प्रतिशत सीखता है। तो ये जो एडगर डेल के द्वारा अनुभव शंकु दिया गया था, इसमें ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 6। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक को परीक्षा में पास कराना, बालक का सामाजिकरण करना, बालक को समाज का ज्ञान देना, बालक को भाषण देना सिखाना। तो भाई सामाजिक अध्ययन की बात की जा रही है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण क्यों आवश्यक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हम बच्चों को सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करवाते हैं, तो इसका प्रमुख उद्देश्य परीक्षा में पास कराना तो होगा नहीं कि सिर्फ परीक्षा में पास कराने के लिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। भाषण देना सिखाना भी नहीं होगा साथियों, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारे सामने 2 विकल्प बचे हैं, बालक का सामाजिकरण करना और बालक को समाज का ज्ञान देना। अब इन दोनों विकल्पों में से आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों बालक का सामाजिकरण करना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा विकल्प आपके 6ठे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 7 को, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य है या फिर मौन वाचन का उद्देश्य है शिक्षक का कार्य कम करना, कक्षा को शांत रखना, विषय की ग्रहण शक्ति को बढ़ाना, विषय वस्तु को रटना। तो विषय वस्तु को रटना तो होगा ही नहीं, रटने के लिए मौन वाचन नहीं करवाया जाता है, ये गलत हो गया। शिक्षक के कार्य को कम करने के लिए भी नहीं साथियों, ना ही कक्षा को शांत रखने के लिए, बल्कि मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? विषय की ग्रहण शक्ति को बढ़ाना, कि जो छात्र विषय को पढ़ रहे हैं, जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्र उसको और अच्छे से सीख सके और अच्छे से उसको ग्रहण कर सके, अपने अंतर्मन में उतार सके, उसको याद कर सके साथियों। तो ये मौन वाचन का उद्देश्य होता है। तीसरा विकल्प आपका 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे आएंगे। आपके 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, पाठ योजना में सबसे पहला आवश्यकता होती है मूल्यांकन प्रश्नों की, प्रस्तावना की, प्रस्तुतिकरण की और शिक्षण उद्देश्यों की। तो जो हम साथियों पाठ योजना बनाते हैं, इसमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 8 में। तो देखो पाठ योजना में सबसे पहले आवश्यकता जिसकी होती है वो होता है शिक्षण उद्देश्य, कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है, जो अपेक्षित है हम परिवर्तन बच्चों में लाना चाहते हैं वो क्या है साथियों। इसलिए सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता होती है दैनिक पाठ योजना को बनाने में। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 9। भाषा पर पूर्ण अधिकार किया जा सकता है, अनुकरण से किया जा सकता है, सुनने से किया जा सकता है, पढ़ने से किया जा सकता है या लिखने से किया जा सकता है। तो भाई देखो नॉर्मली हम क्या कर सोचते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सबसे अंत में आता है, तो जो लेखन सीख गया उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो गया। ऐसा नहीं होता है साथियों, लिखने, पढ़ने, सुनने से नहीं बल्कि अनुकरण के माध्यम से भाषा पर पूर्ण अधिकार किया जा सकता है, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से चारों भाषाई कौशल आप आसानी से सीख सकते हो। विकल्प नंबर आपका 1 ही सबसे बेस्ट आंसर है प्रश्न संख्या 9 में और इसको ही सही आंसर माना जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 ही सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आएंगे। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है आत्मविश्वास आना, विषय वस्तु को आत्मसात करना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करना और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बच्चों को हम होमवर्क देते हैं साथियों कि भाई होमवर्क करके लाइएगा, तो सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। तो यहाँ आपके सामने 3 विकल्प बचे हैं, इनमें से सबसे बेस्ट विकल्प क्या है, तो साथियों गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे छात्रों में स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है, स्वाध्याय की आदत का विकास हो जाता है साथियों। क्योंकि छात्र होमवर्क घर पे करते हैं तो घर पर अध्यापक तो होता नहीं है, खुद करके लाते हैं, तो इससे वो वहाँ पर घर पर भी खुद पढ़ने की क्षमता उनमें विकसित होती है और स्वाध्याय की आदत धीरे धीरे उनमें विकसित हो जाती है। विकल्प नंबर 3 ही सबसे बेस्ट आंसर है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, आपके प्रश्न संख्या 11।
11वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सूत्र प्रणाली प्रयोग में ली जाती है? गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, कहानी शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में? तो देखो सूत्र प्रणाली की यदि हम बात करें मित्रों, तो सूत्र प्रणाली किसमें प्रयोग में ली जाती है? यहाँ पर सूत्र प्रणाली सबसे ज्यादा प्रयोग में जिसमें ली जाती है वो है व्याकरण शिक्षण में। व्याकरण शिक्षण लगभग यूं मान लीजिए सूत्र प्रणाली के माध्यम से ही कराया जाता है नॉर्मली, क्योंकि पहले सूत्र बता दिए जाते हैं और सूत्र याद करवा के, ठीक है, नियम याद करवा के या सूत्र याद करवा के फिर उदाहरण दिए जाते हैं साथियों। तो व्याकरण शिक्षण ही आपका बेस्ट आंसर है प्रश्न नंबर 11 में। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। देखो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो आपका एक सब्सक्राइब बिल्कुल हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छा और बेहतरीन शिक्षण कार्य करने हैं। तो साथियों तो देखो 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है, अनुशासनहीनता पैदा होती है, विचारों में अक्रमबद्धता आती है, छात्रों में निष्क्रियता आती है और इनमें से सभी। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है साथियों, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक यहाँ पर व्याख्यान प्रस्तुत करता है और छात्र उन व्याख्यानों को सुनते हैं। मतलब शिक्षक तो यहाँ पर सक्रिय रहता है और छात्र क्या रहते हैं, इस विधि में निष्क्रिय रहते हैं। अतः ये एक शिक्षक केंद्रित विधि है। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। साथियों इस विधि का सबसे मुख्य दोष होता है छात्रों में निष्क्रियता। विकल्प नंबर 3 आपका 12वें क्वेश्चन में सही है। विचारों में अक्रमबद्धता नहीं आती है क्योंकि विचार क्रमबद्ध रूप से व्याख्यान में प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुशासनहीनता हो ये भी कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए फिर सबसे बेस्ट विकल्प आपका कौन सा बचा साथियों? विकल्प नंबर 3, छात्रों में निष्क्रियता इस विधि में रहती है क्योंकि छात्र चुपचाप उन व्याख्यानों को सुनते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प ही सही है। 13वां क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण शिक्षण पढ़ाने हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है? प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि? तो देखो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण शिक्षण आपको पढ़ाना है, ठीक है। मान लीजिए आप जॉब लग चुके हैं, कक्षा 1 से 5 तक की यहाँ पर बात की जा रही है, पर्यावरण शिक्षण की बात की जा रही है। तो साथियों इसके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होती है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्योंकि प्रयोग प्रदर्शन विधि में अध्यापक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, छात्रों के द्वारा उन प्रयोग को देखा जाता है और छात्र भी वहीं पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं। तो सारी चीजें वहां पर हो जाती है और इसमें खर्चा भी कम आता है। आसानी से कम उपकरणों से आप प्रयोग प्रदर्शन का प्रयोग कर सकते हो। तो यही सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोगशाला विधि नहीं हो सकती, प्रयोग विधि नहीं हो सकती, व्याख्यान विधि इनके अनुसार बिल्कुल नहीं है। तो ओनली थर्ड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 है, पाठ योजना में किस सोपान के अंतर्गत गृह कार्य दिया जाता है? मूल्यांकन के अंतर्गत, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत, पुनरावृत्ति के अंतर्गत? तो भाई प्रस्तावना के अंतर्गत तो मूल्यांकन कार्य दिया ही नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पर गृह कार्य दिया ही नहीं जा सकता साथियों, क्योंकि प्रस्तावना तो पाठ योजना का दर्पण होती है। प्रस्तावना में तो हम छात्रों को पूर्व ज्ञान जो होता है उसके आधार पर नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुतिकरण में नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं और जो गृह कार्य देने का कार्य होता है वो मूल्यांकन में हो सकता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 है, सबसे खर्चीली विधि मानी जाती है? समस्या समाधान विधि मानी जाती है, योजना विधि मानी जाती है, खेल विधि मानी जाती है या प्रदर्शन विधि मानी जाती है? तो भाई प्रदर्शन विधि सबसे खर्चीली हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रदर्शन विधि में कम खर्चे में आप अच्छी चीजें बता सकते हो, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर खेल विधि भी खर्चीली नहीं होती है, क्योंकि खेल में भी ज्यादा उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी सबसे खर्चीली नहीं है। दो चीजें हैं, समस्या समाधान या परियोजना, तो दोनों को देखें अगर हम सबसे खर्चीली विधियों के अंतर्गत, तो साथियों सबसे खर्चीली विधि जो है वो है परियोजना विधि, जो कि किलपेट्रिक के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? किलपेट्रिक के द्वारा दी गई है साथियों, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी विधि है, बाल केंद्रित विधि है, लेकिन ये थोड़ी खर्चीली विधि है। ये विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न साथियों, 16वां प्रश्न है, अभिनय विधि के जनक हैं कौन है? जीन पियाजे हैं, कार्ल रोजर्स हैं, हर्बर्टसन या जैकाबेल मोरेनो? यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं। भाई अभिनय विधि जीन पियाजे ने तो दी नहीं है, जीन पियाजे का नाम तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। साथियों हर्बर्टसन के द्वारा भी नहीं दी गई है, कार्ल रोजर्स या जैकाबेल मोरेनो? तो साथियों यहाँ पर अभिनय विधि के जनक जैकाबेल मोरेनो को माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आएंगे साथियों। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं।
आपके प्रश्न संख्या 17 है, नर्सरी व प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। गीत व नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो देखो, जो नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है उसको हम गीत व नाट्य प्रणाली के माध्यम से जानते हैं साथियों। गीत नाट्य प्रणाली ही सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 17 में। इस प्रश्न को विशेष तौर पे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ इस चीज को साथियों। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, रंगमंच अभिनय विधि है गद्य की, पद्य की, नाटक की, व्याकरण की। तो भाई यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है रंगमंच अभिनय, मतलब यहाँ पर रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। अभिनय मतलब नाटक किया जाता है। तो साथियों ये एक नाटक शिक्षण की विधि है, अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है साथियों। ठीक है, 18वां क्वेश्चन सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आएंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है, शैक्षिक निदान किया जाता है, किसका किया जाता है? अध्यापक का किया जाता है, छात्र का किया जाता है, पाठ्यक्रम का किया जाता है और इनमें से किसी का भी नहीं। तो इनमें से किसी को नहीं या कोई नहीं वाला विकल्प तो आपको एग्जाम में हटा ही देना है साथियों। किसी भी सिचुएशन में ये विकल्प आपका सही नहीं होता है। अब 3 विकल्प आपके पास बच रहे हैं। तो शैक्षिक निदान का मतलब होता है जहां पर कमजोरियां ज्ञात की जाती है, और किसकी कमजोरियां ज्ञात की जाती है साथियों? छात्रों की कमजोरियां जहां पर ज्ञात की जाती है वो कहलाता है शैक्षिक निदान। तो यहाँ पर किसका शैक्षिक निदान किया जाता है? छात्रों का किया जाता है। दूसरा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आएंगे। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना और सामान्यकरण करना। तो प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है, प्रस्तावना प्रश्न क्यों किए जाते हैं, प्रस्तावना क्यों की जाती है साथियों? तो भाई उद्देश्य कथन के लिए की जाती है? नहीं। प्रस्तुतिकरण के लिए की जाती है? नहीं। बल्कि नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, बच्चों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार या तत्पर करने के लिए प्रस्तावना की जाती है, ताकि वो नए ज्ञान को अच्छी तरह से अपने पूर्व ज्ञान में जोड़ते हुए सीखते चले जाए साथियों। थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, सीमित होता है, विस्तृत होता है, समान होता है और संकुचित होता है। तो मूल्यांकन और परीक्षा दोनों अलग अलग चीजें साथियों। मूल्यांकन और परीक्षा किसके अंतर्गत आती है? मापन के अंतर्गत आती है। तो मापन और मूल्यांकन की बात की जा रही है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा या मापन से क्या होता है? विस्तृत होता है साथियों। विस्तृत मतलब बड़ा होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, जबकि परीक्षा का क्षेत्र मूल्यांकन से सीमित या संकुचित होता है। ठीक है, परीक्षा और मापन दोनों एक ही चीज है। परीक्षा और मापन का क्षेत्र समान होता है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रोज 23 प्रश्नों की सीरीज आपके शिक्षण वीडियो की आने वाली है। दृश्य श्रव्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना और शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। तो दृश्य श्रव्य शिक्षा का मतलब है जहां पर सुनना और देखना दोनों चीजें एक साथ मिले, जिसमें तो साथियों वो होती है दृश्य श्रव्य शिक्षा। तो यहाँ पर शिक्षा को अधिक रोचक बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। शिक्षा स्थायी हो, शिक्षा अधिक प्रभावकारी बने, इनके लिए तो होता है। लेकिन यहाँ ये है शिक्षा को निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन मतलब बिना किसी उद्देश्य के। तो साथियों बिना किसी उद्देश्य के शिक्षा को बनाना दृश्य श्रव्य शिक्षा का तात्पर्य नहीं है। चौथा विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 23वां क्वेश्चन। कल आपके साइकोलॉजी का वीडियो आएगा, फिर आपको रेगुलर गणित की क्लास है तो रोज डेली आपको एक वीडियो सुबह सुबह मिल जाएगा 6 बजे, मतलब 6 तो जल्दी बज जाते हैं, 7 बजे की कह रहा हूँ। 7 बजे आपको गणित का रोजाना वीडियो मिल जाएगा साथियों। मैथ की जो क्लासें चल रही है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैथ की क्लासें आपको कैसी लग रही है। तो अंतिम और 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, सतत व व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है छात्रों के विकास के पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन, गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करना और विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। तो सीसी मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन भी सीसी की विशेषता है,
गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करना भी है, संप्राप्ति में सुधार करना भी है, लेकिन विकास के पक्षों पर जोर न देना। भाई विकास के पक्षों पर जोर दिया जाता है, ये जोर न देना गलत है यहाँ पर, इसलिए यही आपका आंसर होगा क्योंकि ये सीसीई की विशेषता में नहीं आता है। विकल्प नंबर 1 सही है 23 में। तो आज का ये वीडियो पूरा हुआ साथियों। बिल्कुल इस नई टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें जरूर बता के जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत एक बार आप सभी को दिल से मेरा धन्यवाद साथियों।